ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए जो मार्च का मध्यकाल है वो किस प्रकार का रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मार्च का मध्यकाल बहुत विशेष रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का जन्म दिवस आने वाला है। जी हाँ, चंद्रमा का जन्म दिवस। जिस राशि के स्वामी का जन्मदिवस आ रहा हो तो वो वैसे ही बहुत सारे अच्छे योग बन जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें हर चीज़ का आरंभ किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, वो भी बताया गया है। तो इसी दौरान आपके पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अवतरण दिवस माना जाता है। उसी दिन से अनादिकाल में भगवान चंद्रदेव ने प्रकाश देना आरंभ किया था। तो वो योग जो पड़ेगा उसके अनुसार से आपको बताते हैं कि आपके ग्रह योग किस प्रकार का खेल करने वाले हैं। देखिए, मार्च के आरंभ काल का यदि जो मध्यकाल का हम ग्रह प्रवेश जो ग्रहों का योगा योग समझें तो ऐसा दिखाई देता है कि आपके लिए काफ़ी उत्थान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से बहुत सारे कार्यों में भाग्य का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। भाग्य के सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ने के रास्ते स्वयं उत्पन्न करते दिखाई देगी। शनि महाराज के अस्त हो जाने के कारण से बहुत सारे कार्यों में जहां कहीं कहीं विघ्न आ रहे थे वो भी अब शांति की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी शनि परिवर्तन की तरफ भी चले जाएंगे। बृहस्पति पूरी तरह से दृष्टिकोण से आपके लिए कई प्रकार के रास्ते देता दिखाई दे रहा है। भाग्य के दृष्टिकोण से शुक्र महाराज का विशेष तौर पर परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर समझने की जरूरत रहेगी। शुक्र उच्च के होकर भाग्य में बैठे हैं, लेकिन इसी मार्च के मध्यकाल में वो अस्त भी हो जाएंगे, बुध भी अस्त हो जाएंगे। दोनों भाग्य में चलते हुए ग्रह कहीं ना कहीं जब अस्त हो जाएं तो कहीं ना कहीं भाग्य बहुत सारे मामलों में बनी बनाई बात पे कई बार धोखा भी दे सकता है। तो ऐसे में कर्म को पूरी तरह से आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, कई मामलों में यदि आध्यात्मिकता से शून्य हुए, परमात्मा की तरफ सरल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं भाग्य धोखा भी दे सकता है। तो इस बात को समझते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रहों का योगा योग क्या कुछ करेगा आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख मंगलवार का दिन है, 11 मार्च का। द्वादशी उस दिन तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और आपके चंद्रमा बहुत सुंदर रूप से आपकी राशि में ही विद्यमान रहेंगे और ये आपके लिए अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते दिखाई दे रहे हैं। विचारों में अच्छी दृढ़ता दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़े खर्चे अत्यधिक ना हो। महत्वाकांक्षा रह सकती है, तो उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति आपके अंदर है और उसको समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन प्रदोष है और मंगल भौम प्रदोष का योग बन रहा है, क्योंकि सुबह द्वादशी और शाम को त्रयोदशी होगी। तो बड़ा सुंदर योग है, तो कोशिश ये करें। मंगल ग्रह आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। इस वक्त 12वें भाव में विराजमान है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ये आने वाले समय में थोड़े कमज़ोर होंगे। आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो उससे पहले ही थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करें। जन सेवा का जितना काम हो सकता है वो करने का प्रयास करें। गरीब लोगों की सेवा करने का प्रयास करें। शाम के समय भगवान शंकर का हो सके तो शहद से अभिषेक करने का प्रयास करें। गुड़ के जल से अभिषेक करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए भगवान की कृपा से बहुत सारे रास्ते बनेंगे आपके लिए। 12 तारीख का दिन बुधवार का दिन, त्रयोदशी उस दिन तिथि है, उदया तिथि के रूप में ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए जो योग बना रहा है वो अच्छा रहेगा। जिस भी क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करें, बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। बड़ों के साथ साझा विचार विमर्श करने के बाद कार्य करने का प्रयास करें। ये सूत्र दे रहे हैं हम आपके लिए, आपकी विजय के लिए, आपकी सफलता के लिए। आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी मेहनत से के अनुरूप से प्रभाव होने के योग बनते दिखाई देंगे आपको। तो कोशिश ये करें। इस दिन रवि योग भी बन रहा है साथ साथ, और सुबह जो ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं 4 बजे के आसपास चंद्रमा ही परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में आ गए हैं। तो उसकी पूरी शक्ति आपको इस्तेमाल करने का प्रयास करें। माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य करो। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से स्थितियां आपके अनुकूल बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और इस दिन होलिका दहन का योग बन रहा है। चतुर्दशी तिथि है, लेकिन शाम के समय पूर्णिमा आ जाने के कारण से शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया पूर्वाग्राह्य लेनी चाहिए। तो उसके दृष्टिकोण से इस दिन होलिका योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि योग आपके लिए क्या है, योग हमको ओवरऑल अच्छे दिखाई देते हैं। योग ओवरऑल दिखाई दे रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव, और साथ साथ इस दिन भगवान सत्यनारायण की उपासना करना भी बड़ा सुंदर रहेगा।
आपके ग्रह आपके लिए छुट्टी का पूरा आनंद देते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज इन दिनों अष्टम भाव में अस्त होकर विराजमान हो गए हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना। मंगल का जिस प्रकार का योग शनि के साथ बनकर तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्वास्थ्य के मामले में तो रंग में भंग पड़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि सुबह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। होलिका का सुंदर अवसर है, कोशिश ये कीजिएगा होलिका के बड़े महत्व को समझें, और होलिका की अग्नि समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि थोड़े चावल लेकर अपने सिर के ऊपर से वार कर उस होलिका की अग्नि में शाम को जब समय हो, भारतीय दिल्ली के दृष्टिकोण से यदि देखें तो होलिका दहन का कार्यक्रम जो है वो शाम को ही रात्रि में रहेगा 11:30 के बाद, क्योंकि भद्रा का योग है। होली अपने आप में एक अद्भुत महत्व है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने कहा कष्टों को निवारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये बनता है कि आप थोड़े से चावल लेकर अपने सिर पर से घर से ले जाइए थोड़े चावल, और अपने सिर पर से वार कर उस होली की अग्नि में उनको स्वाहा कर दीजिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरुकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देखिएगा आपके कष्ट भी दूर होंगे, और होली के महत्व को भी समझें कितना अद्भुत महात्म्य है होली का। भारतीय संस्कृति में होली का महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है। तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं, और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए, तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उनके जीवन में शारीरिक तौर पर कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं, तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहाँ कहीं क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं, तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है, और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होली का महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर दे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी, और वो प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए, वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है।
और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती हैं। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे, उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात, सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। भक्ति के प्रताप से वो वहां उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंकवा दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊँ, अग्नि जलेगी नहीं। भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे, भगवान का आशीर्वाद, प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आग के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती है, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहां जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए। तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हो, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 के बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना, इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले। वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके की छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएं बलाएं, पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होलिका जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले कर ले। और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आपने समझा किस प्रकार से होली का महात्मा है और क्या आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। जैसे हमने कहा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े चावल लेकर अपने सिर के ऊपर से वार कर उस होलिका की पवित्र अग्नि में उसको उपस्थित कर दें तो देखिएगा बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। 14 तारीख की बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर आपके लिए तैयार है। चंद्रमा बड़ी सुंदर रूप से बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके तृतीय भाव में केतु के साथ विराजमान होकर आने वाले 2-3 दिनों में आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ आपको अवश्य मिलता दिखाई दे रहा है। होली का शुभ पर्व है, ऐसे में अवश्य की काम कीजिएगा। अभी हमने आपको बताया कि जिस भी रंग से होली खेलें वो सब रूप से कल्याणकारी योग है, लेकिन थोड़ी भस्म, जहाँ होली जली हो उसकी भस्म अपने शिरोधार्य अवश्य करनी चाहिए।
इस दिन अशोक व्रत शास्त्र के दृष्टिकोण से किया जाता है। अशोक व्रत शोक शमन करने के लिए कहा जाता है कि अशोक व्रत जो है उस दिन थोड़ी सी मृतिका, होली की मृतिका का लेकर अपने शरीर पर लेपन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पुराने जमाने आप जाएं, गाँव में कई बार मिट्टी से होली खेली जाती है। लोग कहते हैं अनकल्चर्ड लोग हैं, अनकल्चर्ड लोग कहा जाता है उनको, जो अशोक जो इस दिन होली से मिट्टी से रंग खेलते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से हम आपको बताने जा रहे हैं, इस दिन अशोक व्रत होता है, शोक को शमन करने वाला व्रत है। कहा जाता है कि अशोक के पेड़ के नीचे थोड़ी देर मिट्टी लगाकर बैठकर उसको धो लेने से मन के तमाम शोक जो है, मन की नेगेटिविटी है, वो भी ठीक हो जाती है, मिट्टी सोख लेती है। तो इसलिए मिट्टी से होली खेलना कतई गलत नहीं है। जो आज के कार्य में सो कॉल्ड कल्चर्ड लोग बड़े महंगे महंगे रंग लेके आते हैं, अरे मिट्टी से बढ़िया सौंधी चीज़ क्या हो सकती है। बस मिला के थोड़ी सी मिट्टी का लेपन अशोक को व्रत करने का शास्त्र में नियम है। शायद लोग होली के इस कोलाहल के अंदर उसको भूल जाते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा, गजकेसरी योग बनकर बहुत सुंदर तौर से निर्माण हो गया है। ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है और ये आपके लिए समस्त कष्टों को दूर करने के योग भी लेकर आ रहा है। हास्य उल्लास आनंद का पर्व के साथ होली आपके लिए अच्छी बनती दिखाई दे रही है। इस दिन चंद्रमा का जन्म दिवस भी है, तो शाम को अवश्य चंद्रमा भगवान को स्नान इत्यादि कर कर अर्घ्य देना चाहिए ग्रहगण के दृष्टिकोण से। इस दिन संक्रांति का अवसर भी पड़ रहा है। सूर्य जो है राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं और सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। भाग्य में जाकर सूर्य विराजमान होने के योग बना रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, ये सूर्य की जो संक्रांति आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो रही है मार्च के मध्य काल में, ये बहुत विशेष योग बनाती दिखाई दे रही है। भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कई नए रास्ते खुलते दिखाई दे रही है। ध्यान रखना, आने वाले एक महीने में बैलेंस होकर चलने का प्रयास करना। ऐसे में बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव को रखना कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। सूर्य इस वक्त शुक्र के साथ, बुध के साथ विराजमान होकर आपके भाग्य में जाकर राहु के साथ विराजमान हो गए हैं और कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा, बैलेंस होगा। जिस भी कार्य में करने का प्रयास कीजिए बैलेंस। कोई भी एक काम और ध्यान रखिएगा, किसी से बहुत ज़्यादा गिफ्ट लेना, चांदी को फ्री में घर में लाना। बहुत सारे लोग कई बार होते हैं चांदी घर में देते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे में यदि फ्री की चांदी घर में आएगी तो कहीं ना कहीं कष्ट लाने के योग बनाएगी। तो कम से कम जब तक ये सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस जगह चल रहे हैं तो ध्यान रखना भैया, चांदी गिफ्ट में मत लेना। चांदी गिफ्ट में हो तो कहीं मंदिर में दान कराना, घर में मत लेके आना। फ्री में चांदी लाना तो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट का योग बनाता दिखाई देगा। तो इस बात का ध्यान रखें, बैलेंस होकर चलने का प्रयास करें। ये सुंदर उपाय हमने आपको बताए हैं, इनको कर कर यदि कार्य करोगे तो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। वहीं 15 तारीख की बात करें, शनिवार का अवसर है। इस दिन चैत्र आरंभ हो रहा है, चैत्र प्रतिपदा कृष्ण पक्ष का योग बनकर तैयार है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज वक्री होने जा रहे हैं। बुध मीन में चल रहे हैं इस वक्त, भाग्य में चल रहे हैं इस वक्त, और वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। और इस प्रकार जिस प्रकार का योग है वो थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रकृति के दृष्टिकोण से कुछ अप्रत्याशित कर सकते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, नेगेटिव भाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। तो बुध के निमित्त उपाय करना बहुत ज़रूरी है। कोशिशें करें, थोड़ी हरी चीज़ों का दान करें, हो सके तो थोड़ी साबुत मूंग की दाल लेकर पक्षियों को डाल दें, गाय के निमित्त थोड़ा पालक इत्यादि डाल दें। बुद्ध के मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय का मंत्र का जप करना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बुद्ध का यहाँ भाग्य में बैठकर वक्री होना फिर अस्त होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इसका उपाय कुछ दिन लगातार आपको करने की ज़रूरत है, करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये उपाय ज़रूर करिए, इससे कहीं ना कहीं कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 16 तारीख रविवार का अवसर है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो जो कर्क राशि वालों के लिए योग बन रहे हैं, द्वितीया तिथि है, गजकेसरी योग तो बनाए हुआ है, वो आपके लिए सर्व कल्याणकारी योग बना रहा है, वो बहुत सुंदर योग बना रहा है। इसके साथ साथ राहु भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं और चतुर्थ चरण में प्रवेश करने के बाद ध्यान रखिएगा, ये भक्ति से विमुख करते दिखाई देंगे आपको। भगवान की तरफ प्रार्थना में थोड़ा ज़्यादा मन लगाने का प्रयास करें। ऐसा हो सकता है कि आप धीरे धीरे थोड़ा धर्म से, परमात्मा की प्रार्थना से थोड़ा दूर हो जाएं। मन में कहीं ना कहीं ऐसा जो नास्तिकता है वो उदय होती दिखाई देगी, धर्म से दूर भागते दिखाई देंगे। थोड़ा धर्म की तरफ ज़्यादा रखना, नहीं तो घर में अशांति, परिवार में अशांति का योग बन सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपको रविवार का अवसर है, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ का कार्यक्रम रखते हैं, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और भक्ति भाव का विशेष तौर पर, क्योंकि अभी 1.5 महीना राहु यही रहेंगे और ये आपके लिए बार बार ऐसे में भाग्य के दृष्टिकोण से धोखा उत्पन्न कर सकते हैं।
भाग्य के दृष्टिकोण से कई बार चीज़ें बनती बनती रुक सकती हैं, तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहा जाए तो हम कहेंगे लगातार भक्ति भावना बनाए रखें। भगवती दुर्गा, भगवान शिव, हनुमान जी की प्रार्थना जो भी हो सकती है, जो आपकी श्रद्धा के अनुसार से हो, जो भी जिनमें आपकी श्रद्धा हो, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। भक्ति विमुख होना कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना सकता है। 17 तारीख सोमवार का दिन, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास प्रवेश कर चुके हैं और साथ साथ सुबह 7:10 पर बुध भी अस्त होने की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बुध का अस्त होना ये कहीं ना कहीं कुछ अनिश्चितता को दिखाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उस अनिश्चितता को ठीक करने के लिए मन को थोड़ा प्रभाव लाना ज़रूरी है। तो अच्छा ये रहेगा कि इस दिन भगवान शंकर का जो है आप थोड़ा अभिषेक करने, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए थोड़ा दूध लेकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। गणेश चतुर्थी व्रत भी इस दिन किया जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, क्योंकि उदया तिथि तृतीया है, उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। तो चतुर्थी व्रत समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए किया जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो हो सके तो भगवान गणेश का ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप, पीले पुष्प गणेश जी को अर्पित करना, ये अच्छा उपाय है। इसको करने का प्रयास करें। बुध अभी कुछ दिन अस्त रहेंगे और वक्री अवस्था में भी है और बहुत जल्दी से सूर्य की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों योग कहीं ना कहीं चलती हुई गाड़ी को कुछ रुकावट उत्पन्न करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 18 तारीख मंगलवार, चतुर्थी उदया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ये परिवर्तन का योग बना है, चाहे सूर्य का चाहे चंद्रमा का, और ये सब परिवर्तन का योग जो बन रहा है, थोड़े से खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मीठा पान हनुमान जी को उपस्थित करें, अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वहीं 19 तारीख की बात करें, बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और गजकेसरी योग बनकर आपकी राशि में आज तैयार हो जाएगा और ये आपके लिए बड़ी उत्कृष्टता देने वाला है और विरोधियों को शांत करने वाला है और आपके विजय के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो आप लाख दुश्मन आपका बुरा चाहें, लेकिन समय आपके सदुपयोग की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्र का अस्त होना है इस दिन, शुक्र अस्त होने जा रहा है। भाग्य में बैठे हुए शुक्र, कई मामलों में जो भाग्य सपोर्ट कर रहा था वो अस्त होना, उसकी शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है। बुध कई महीने लंबा, इस बार पहली बार उच्च के होकर बहुत लंबे समय बाद आपकी राशि में इस प्रकार से भाग्य में रास्ता देने के लिए बैठे थे, लेकिन अब बुध का अस्त होना थोड़ा सा कहीं ना कहीं बनी बनाई बातों को कहीं ना कहीं हल्का कर सकता है। ऐसे में गौ सेवा कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में कोशिश ये करें अपने जीवन में इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें। चंदन का इत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। शुक्र की कमज़ोर जो स्थिति है उसको ठीक करने में रास्ता दे सकता है। कहा जाता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो चंदन का इत्र का नित्यप्रति इस्तेमाल भी करें और हो सके तो एक फाया भगवान को भी अर्पित करने का प्रयास करें। शुक्र मजबूत होंगे और देखिए भाग्य से बहुत सारे रास्ते प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं 20 तारीख की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है। इस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करने का योग बनता है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर आपके लिए बड़ा सुंदर बना हुआ है और इसका लाभ आपको कई मामलों में अवश्य मिल सकता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है।
लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है, जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है, और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं, और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमजोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है, वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए, और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था, और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता वो सपने में देखता है, या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई लग गई लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझ कर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं चीज़ों को। बुध जो है वैसे ही कम से शीर्णस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में
सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर, अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में, यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दे। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आएँ, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया, वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।